हेलो दोस्तों, गाइड गणित संस्थान में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हमने पिछले 5 क्लासों में देखा प्रथम विश्व युद्ध कैसे समाप्त होता है, उसके क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे, इन सारी चीज़ों को हमने जाना। बहुत बेहतरीन विषय वो लगा, बहुत अच्छा लगा। जो प्रथम विश्व युद्ध से एक द्वितीय विश्व युद्ध की जो उपज होती है उसको जान लेना भी अति आवश्यक है। तो आज का जो हम लोगों का विषय रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये चलता है। 6 साल का इसका कार्यकाल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण हैं, परिणाम हैं, इन सबको बारी बारी से देखा जाएगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहला जो कारण है वर्साय की संधि, यूँ समझिए एक अद्भुत संधि है। इस संधि में जर्मनी के साथ अत्याचार किया गया, जबरदस्ती उस संधि पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया। जर्मनी ने जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे उपनिवेश बनाए, बहुत सारे प्रदेशों को जीता, जैसे फ्रांस के अल्सास लॉरेन को जब जीता था तो इस संधि के तहत उसको भी फ्रांस को वापस कर देना पड़ा। बहुत सारे उपनिवेश बनाए, उसको उन सारे उपनिवेशों को मित्र राष्ट्रों ने वापस में बांट लिया। तो जर्मनी के लिए कहीं ना कहीं ये सारा चीज दुखदायी था। जर्मनी अब सारे सेनाओं को उसको नष्ट कर दिया गया। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन सारे को कम कर दिया गया। उनके जो अधिकार थे, जो तट थे, सब अपनी तरफ कर लिया गया। जो जर्मनी में जो कोयले खदानें थी सब मित्र राष्ट्र ने बांट लिया। जो लौह भंडार था वो भी मित्र राष्ट्र ने बांट लिया। तो इस तरीके से देखा जाए वर्साय की जो संधि थी जबरदस्ती की संधि थी, जर्मनी के साथ अत्याचार वाली संधि थी। जर्मनी देश को खून का आंसू रुलाने वाला वो संधि था, जिसके तहत हम कह सकते हैं ये बहुत सारी बातें जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध करने के लिए मजबूर कर देती हैं। एक राष्ट्र के साथ जब अत्याचार हुआ, जबरदस्ती हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की सारा गलतियां उस पर थोप दिया गया। उसके जीते हुए प्रदेशों को, लौह भंडार को, अयस्क को, कोयला खदानों को सभी मित्र राष्ट्र बांट लेते हैं। तो जर्मनी के लिए बहुत दुख वाली बात हो जाती है। तो देखा जाए वर्साय की संधि जबरदस्ती वाली संधि थी, तो ये बहुत बड़ा कारण रखता है द्वितीय विश्व युद्ध के होने में। ये बात हम दूसरा करते हैं, इटली, ऑस्ट्रिया तथा तुर्की का असंतोष। क्योंकि ये तीनों देश शुरुआती दौर में ये जर्मनी के तरफ थे, जर्मनी के समझे दोस्त थे। मैं समझता हूँ जब 1915 में इटली जर्मनी के खिलाफ हो गया, मित्र राष्ट्रों के लालच में आकर के जब खिलाफ हो जाता है उसके ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लेकिन आखिर ये इसमें असंतोष कैसे आ गया? हुआ यूं कि मित्र राष्ट्र इटली को अपने लालच में हक अधिकार में लेकर के जर्मनी के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। लेकिन और ये आश्वासन दिलाते हैं कि हम लोग तुम्हें कुछ न कुछ देंगे, कुछ क्षेत्र देंगे। तो पेरिस शांति जो सम्मेलन होता है, पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919 में होता है, जनवरी महीने से शुरू होता है, तो उसमें बहुत सारे इटली को लेकर के वादे किए गए थे। तो इटली उन सारी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाया। जितना वादा किया गया था पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों द्वारा इनको देने का, वो कुछ भी नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं इनमें वो आग लगी थी, ये गुस्सा थी, एक ईर्ष्या थी कि मेरे सारे मांग को पूरा नहीं किया गया। तो ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रिया और तुर्की पहले से ही त्रासद थे। तो ये सम्मिलित रूप से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देते हैं। तीसरे की बात करते हैं, हिटलर की आक्रामक नीति। 1889 में जन्मा ऑस्ट्रिया में हिटलर, उसका जीवन काफी गरीबी बदहाली में बीता, एक संघर्ष में बीता। तो रोजी रोटी के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो भी अपना नाम फौज में लिखवा लेता है। जो प्रथम विश्व युद्ध का जो पीरियड रहा है उसमें मात्र एक वो सैनिक के रूप में सामने दिखा है। लेकिन धीरे धीरे वह आक्रामक नीति को बढ़ाता गया। 1930 के आसपास उसमें इतनी गुणवत्ता आ गई थी, इतनी सहनशीलता आ गई थी और इतनी आक्रामक नीति से वो आगे बढ़ने लग रहा था कि उस वक्त जो मंदी का दौर था वो कहीं ना कहीं उसमें जनता को लोभित कर दिया अपने विचार से। इतना अच्छा वक्ता उस समय का था कि उस वक्ता में जैसे लगता था उसके शब्दों में जादू है। सारे चीज़ों को इस तरीके से जनता के ऊपर बोलता था, जर्मनी के लोगों पर बोलता था, उसका प्रभाव पड़ जाता था। वो कहता था वर्साय की संधि में जिस तरीके से जर्मनी को रुलाया गया है मैं उसका बदला लूंगा। जिस तरीके से जर्मनी ने बहुत सारे प्रदेशों को जीता था वो सब से छीन लिया गया, मैं उसका बदला लूंगा। तो बदले की आग जनता की तरफ ये फेंकता रहता था। तो ये जनता जो कि उसे और लोकप्रिय बनाती गई। तो आगे चल करके 1934 में एक तानाशाह के रूप में जर्मनी का ये सामने आता है। 1934 में जब जर्मनी का तानाशाह बनता है तो समझिए जर्मनी के लिए एक वरदान साबित होता है। जर्मनी जिस गुलाम की जंजीरों से, जिस
शर्म से उसे गुजारा गया था, वर्साय की संधि पत्र को फाड़ देता है। और देखा जाए तो आक्रामक नीति में उस तरीके से आगे बढ़ता है, सशक्तिकरण करता है, बहुत सारी चीज़ों को बदला लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जुटाने लगता है। तो ये बहुत बड़ा विरोध कारण है हिटलर की आक्रामक नीति। यह अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लिए, मतलब ये कहता था मैं मेरे रास्ते में कोई भी आएगा मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। इस तरह से इसकी विचारधारा रही है। आगे देखते हैं सशक्तिकरण। मैंने बोला 1934 में जब जर्मनी का शासक बनता है हिटलर, तो अपने देश के साथ हुए अपमानजनक उस बदले के लिए कहीं ना कहीं और अस्त्र शस्त्र का प्रावधान करने लगता है। अंदर ही अंदर इतने ज़्यादा अस्त्र शस्त्र का निर्माण करता है, तो गोला बारूद विषैली गैसों पर बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करने लगता है और इकट्ठा करने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं जो अन्य देश थे उनसे फिर स्पर्धा शुरू होने लगी, फिर जलन और ईर्ष्या का भाव शुरू होने लगा, जो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की उपज करती है। आगे चलते हैं लीग ऑफ नेशन की दुर्बलता। लीग ऑफ नेशन, यूं समझिए लीग ऑफ नेशन का जो महत्व दिया गया था शुरू में, उसका उद्देश्य यही था कि ऐसा विनाशकारी युद्ध ना हो, ऐसा एक विशाल महान विनाशकारी युद्ध ना हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई एक विश्व मंच पर। लेकिन उसकी विफलता अब सामने देखते हैं। हुआ यूं कि 1931 में जापान ने मंचूरिया पर अपना अधिकार करना चाहा, 1935 में इटली ने एबिसिनिया पर अधिकार करना चाहा, 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार करना चाहा। तो ये वो सारी चीज़ें रही हैं जो लीग ऑफ नेशन को धूमिल करती हैं, कमजोर करती हैं। तो लीग ऑफ नेशन की शर्तों को न मानना भी कहीं ना कहीं ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण प्रमुख रूप से बनते हैं। अब बात करते हैं उग्र राष्ट्रीयता की भावना। उग्र राष्ट्रीयता की भावना यूँ समझिए अपने देश के साथ हुए जुर्म को, गद्दारी को, जो विफलता सब अन्य देश दे रहे थे, एक उसे बदले के रूप में बदलने का काम उग्र राष्ट्रीयता की भावना किया है। जैसे कि जब जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी अपने देश हिटलर की बात करते हैं तो हिटलर अपने देश जर्मनी के लिए किस तरीके से आगे आता है, एक आक्रामक नीति के रूप में एक उग्र राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देता है। और जब इटली की बात करते हैं तो इटली में मुसोलिनी, वो भी अपने राष्ट्र के लिए सामने आता है, एक उग्र राष्ट्र की भावना पैदा करता है। तो ये सारी चीज़ें रहे हैं कहीं ना कहीं जो तनसा का रूप ले लेते हैं और अपने मन से ही सारी चीज़ों को करने लगते हैं। तात्कालिक कारण, जब प्रथम विश्व युद्ध हम पढ़ रहे थे उसमें भी तात्कालिक कारण था, जैसे कि राजकुमार ऑर्बिट की हत्या। ये द्वितीय विश्व युद्ध में भी तात्कालिक कारण है। इसका तात्कालिक कारण का मतलब ये होता है यह वक्त शुरू हो जाता है जब विश्व में पूरे तरीके से यह युद्ध जारी हो जाता है, वह तात्कालिक कारण। जैसे कि जब हिटलर ने राइनलैंड पर, ऑस्ट्रिया, नेमल, चेकोस्लोवाकिया पर जब कब्जा करता है तो इन पर अधिकार जता लेता है, अपना प्रभुत्व संपन्न कर लेता है। वे तात्कालिक कारण नहीं है, वो सब शांत में ही रहेंगे। लेकिन जो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करता है तो पोलैंड के हक और अधिकार में उसको सुरक्षा के फ्रांस और इंग्लैंड उसके साथ उतर जाते हैं। तो अब प्रतिद्वंद्विता विधिवत रूप से चालू हो जाती है, पूरी विस्तृत रूप से चालू हो जाती है और फिर 2 ध्रुव में बट जाते हैं। फिर यह लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, एक संघर्ष शुरू हो जाता है जो लगभग 6 सालों तक चलता है। ये बहुत बड़ी विडंबना रही है युद्ध का लंबा खींच जाना। वहाँ के सैनिकों के लिए बहुत विशाल जन धन का जो हानि हुआ है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जिस तरीके से हमने देखा सीखा, ये इसके कारण खास तौर से हमने देखा वर्साई की संधि में, जैसे कि हमने देखा कि जर्मनी को किस तरीके से असंतोष झेलना पड़ा, हिटलर और ऑस्ट्रिया तुर्की का असंतोष देखा। ये सब ये मित्र राष्ट्रों के खिलाफ थे, ये बीच में उसके खिलाफ हुआ। तो हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें ये कारण रहे हैं, विरोध कारण रहे हैं। आने वाले समय में हम इसके परिणाम को, इनकी कुछ घटनाओं को हम सामने लाएंगे। थैंक यू।